तो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोगों के फाइनल्स की तैयारी जोरों शोर से जारी होगी। और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो भी आपके फाइनल पेपर का पहला पेपर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आपके लिए जो पहला पेपर है जो आपके ऊपर बम गिरने वाला है उसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। और उसके अंदर हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक और मिलियंस डॉलर का कॉन्सेप्ट, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट कि आपके मुल्क का पूरा कर्जा अदा हो जाएगा भाई। और अगर आप किसी भी दुनिया की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपने लीनियर अलजेब्रा का जो है वो कोर्स उठाया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कोई भी सवाल ना आए, क्योंकि भाई लीनियर अलजेब्रा की जो जान मान शान समझी जाती है वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है। तो इस टॉपिक को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, वरना आप एग्जाम के बाद आकर बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को ये टॉपिक इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि उनको फॉर्मूलाज का नहीं पता होता, या उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होते, बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है ये फॉर्मूला और कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये सब नहीं पता होता। तो अगर आप भी इस कंफ्यूजन का शिकार हैं, सो अननोन इंजीनियर आपके लिए लाया है एक मास्टर क्लास वीडियो, जिसके अंदर मैं ना सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस फॉर्मूलाज का पूरा कॉन्सेप्ट भी देने वाला हूँ, और उसके बाद मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि अगर आप सिर्फ वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं तो लिटरली मैं बता रहा हूँ, आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपको किसी भी बुक से सर कोई सा भी क्वेश्चन दे दें इस टॉपिक से, तो आई होप कि वो आप गलत कभी नहीं करेंगे। सो आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, बिना किसी डेडिकेशन के। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स असल में उसके लिए आपको जो है वो डेरिवेटिव पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है। और अगर आपको डेरिवेटिव लेना नहीं आता तो प्लीज पहले डेरिवेटिव जाकर देखो भाई, उसका कॉन्सेप्ट देख लो, फिर यहाँ पर आना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि फिर लेंथ ज्यादा लंबी हो जाती है और तुम लोग बोर हो जाते हो, और भी काम करने होते हैं ना तुम लोगों को, मसला ये है। अच्छा, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए सबसे पहले हम अजम्पशन जो करते हैं वो ये करते हैं कि जो मेथड ऑफ वेरिएशन है ना लीनियर लीनियर का, वो हमेशा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होगा। मतलब सेकंड ऑर्डर क्या होता है, जिसके अंदर दो दफा डेरिवेटिव लिया जाता है। ठीक है, दो दफा डेरिवेटिव लिया जाता है लेकिन डिग्री उसकी वन ही होनी चाहिए भाई। ये दोनों चीजें याद रखनी है। क्या कहा मैंने, मैं दोबारा बता देता हूँ। अजम्पशन हम ये करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के लिए कि लीनियर जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, यानी दो दफा डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का मतलब, और लेकिन डिग्री जो होनी चाहिए वन ही होनी चाहिए। यानी हाईएस्ट डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर वन होनी चाहिए। तो आओ जल्दी से ये वाली आप इक्वेशन देख सकते हो, a2x डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस a1x डी वाई ओवर डी एक्स और a0। ठीक है, a2 a1 a0, और फिर यहाँ पे gx यानी ये कांस्टेंट की वैल्यू, अगर हम इसको और एक और फॉर्म में लिखना चाहें तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स, आपको पता है कि वाई डबल प्राइम भी हो जाता है, उसके बाद वाई प्राइम आ जाएगा यहाँ पर और फिर सिंपल वाई आ जाएगा। लेकिन एक चीज का जो ख्याल रखना है, सबसे पहले ख्याल ये रखना है कि भाई वाई डबल डेरिवेटिव के साथ हमेशा इसके जो कोफिशिएंट को हमने वन बनाना है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा इसके कोफिशिएंट को क्या बनाना है बच्चों, वन बनाना है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे ए टू एक्स का मतलब है कोई भी हमें कांस्टेंट गिवन है, लेट सपोज वो 5 भी हो सकता है, 10 कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उसको उसी कांस्टेंट से। लेट सपोज a2x अभी हमने सपोज किया हुआ है, तो हम a2x से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है वो वाई डबल प्राइम अकेला हो गया है और सबके नीचे a2x आ चुका है। और अगर आप इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहो तो ये जो y के साथ होगा ये px हो जाएगा, और जो y प्राइम के साथ होगा वो px हो जाएगा, और y के साथ जो होगा वो qx हो जाएगा, और ये g(x) ओवर a2x जो है वो f(x) के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें नोट के अंदर मैंने ये चीज हाईलाइट भी करी हुई है। क्या चीज हाईलाइट करी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको पहले ही बताया, अभी तक जो पढ़ाया दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा जाता है, जानवान शान समझा जाता है लीनियर अलजेब्रा की, और काफी ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। तो भाई इसका सॉल्व करने की जो स्ट्रेटेजी होती है उसके अंदर ये होता है कि भाई सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जो है वो सेकंड ऑर्डर जो है ना होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन डिग्री वन होनी चाहिए। डिग्री वन से क्या मुराद है, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर वन होनी चाहिए। और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, वाई डबल प्राइम, यानी जो सेकंड ऑर्डर वाला है वाई डबल प्राइम के कोफिशिएंट को वन बनाना होता है। वो किस तरह बनाएंगे, पूरी इक्वेशन को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करवा देंगे, और फिर हमारे पास जो जनरल फॉर्म बन जाएगी वो ये वाली बन जाएगी। ठीक है, और अब आता है असल कॉन्सेप्ट, अब आ रहा है भाई असल कॉन्सेप्ट, समझने वाली बात अब आ रही है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पीछे कोई टैब खोले में गूगल के तो अभी बंद कर दो, बाद में देख लेना। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन इज रिटन एज, अब जनरल सॉल्यूशन किस तरह हो, वाई सी इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2। ये आपके पास वाई सी जो होता है ना, वाई सी अभी आप याद रखो एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है।
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, किस बला का नाम है, सब बताऊंगा, ठीक है, सब्र करो। अब पहले ये बस याद रखो अभी, वेयर सी वन सी टू जो होंगे ना वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, ठीक है, ये वाले सी1 सी2 नहीं है जहाँ तुम जाते हो और फिर तुम्हारी नीयत खराब हो जाती है। ठीक है, सी1 सी2 और फिर वाई 1 और वाई 2 जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे एक्स के। और फिर वाई पी जो है आपके पास u1 y1 प्लस u2 y2 के बराबर होगा। अब जल्दी से आओ फॉर्मूलाज के ऊपर ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं होता क्या है भाई। अब देखो यहाँ पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अंदर अपने आप को इधर फेंक देता हूँ। ये देखो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अंदर जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो वाई सी यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो मैंने आपको बताया था C1 y1 प्लस C2 y2, इसको आपने याद रखना है। और वाई पी जो होता है u1 y1 प्लस u2 y2 होता है, इसको पार्टिकुलर इंटीग्रल कहा जाता है, ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल। और u1 जो होता है इसके अंदर वो फंक्शन ऑफ एक्स होता है, और y1 जो होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। अब मेरे पास जो है ना वो तीन तीन कंडीशंस हैं और इसी पे फॉर्मूले घूम रहे होंगे। पहले जल्दी से सवाल की तरफ आते हैं फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, अब आप देख सकते हो यहाँ पर, फिर मैं इधर आ जाता हूँ। अच्छा, अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो W होता है, W यानी y1 और नीचे y1 डैश, इधर y2 और इसके कॉलम में y2 डैश नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी आपने फर्स्ट ईयर अगर आपको भयानक मादी आपका याद दिलाऊं तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा एक क्रैमर्स रूल के अंदर कैसे डिटर्मिनेंट निकालते थे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, एक कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट, दूसरे कॉलम में वाई के कोफिशिएंट, ठीक है, और फिर जो है वो डिटर्मिनेंट के बराबर आते थे। तो आपने इसको इसी तरह याद रखना है कि डब्ल्यू एक डिटर्मिनेंट की तरह है, और एक लाइन में आएंगे y1 और y1 का डेरिवेटिव, दूसरे कॉलम में y2 और y2 का डेरिवेटिव, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब इनका जो हम सॉल्व करें तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता उसको क्या बोलते थे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या है कि W नॉन सिंगुलर होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद W1, अब W1 आपको पता होगा, ये डिटर्मिनेंट जब निकालते थे जब तो एक्स के कोफिशिएंट एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में वाई के कोफिशिएंट, लेकिन जब एक्स की बात करेंगे, जब एक्स की वैल्यू जब हम निकाल रहे होते थे, डीएक्स की वैल्यू जब क्रैमर रूल में निकाल रहे होते थे तो एक्स की कोफिशिएंट की जगह क्या आ जाता था बच्चों, एक्स कोफिशिएंट की जगह कांस्टेंट्स की वैल्यू जो हमारे पास दो इक्वेशन के इक्वल टू उस तरफ होता था वो आ जाता था। तो अब W1 के लिए भी क्या आ जाएगा, W1 को आप x1 सपोज करें तो पहले कॉलम में 0 और f(x), अब ये f(x) और 0 क्या है, ये कांस्टेंट्स की वैल्यूज हैं। कांस्टेंट कौन से कांस्टेंट भाई, कौन सी जगह के कांस्टेंट, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशन जो हमें सवाल में गिवन होगी उसके अंदर से हम f(x) और 0 जो है वो 0 तो 0 ही रहेगा, f(x) हम उस सर से निकालेंगे। इसी तरह W2 में अब आप खुद सोचिएगा वीडियो पॉज करके कि क्या होगा। W2 में क्या हो जाएगा भाई, y की जगह क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट आ जाएंगे। यानी dy में हम क्रैमर रूल के अंदर क्या करते थे भाई कि y की जगह कांस्टेंट की वैल्यूज आ जाती थी, इक्वल टू को उस तरफ जो चीजें होती थी वो y की जगह आ जाती थी। तो W2 में भी इसी तरह y की जगह 0 और f(x) आ जाएगा, और x वाली जो जगह थी उधर y1 और y1 डैश ही रहेगा। अच्छा, अगर तीन हो जाए, 3x3 का होगा तो W3 में क्या आ जाएगा फिर, Z1 की जगह वो हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप करते थे। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना होता है, U1 डैश मतलब U1 का डेरिवेटिव हमें किस तरह मिलेगा, W1 को डिवाइड कर दो W से। आपको याद होगा कि एक्स वाई जी की वैल्यू हम क्रैमर रूल में किस तरह निकालते थे भाई, x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, इसी तरह निकालते थे ना। तो अभी आपने W1 को डी एक्स सपोज किया था और W को डिटर्मिनेंट सपोज किया था, तो अभी आप U1 डैश को x सपोज कर लो। तो भाई तुम लोगों के लिए जब भी मैं आसान करके तरीके समझा रहा हूँ कि U1 डैश इक्वल टू W1 अपॉन W, कोई नई चीज नहीं है भाई, कोई नया जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। तुम बचपन से जो चीज पढ़ के आ रहे हो उसी को इंटरलिंक करवा दिया मैंने इससे, ताकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सर जो है वो पढ़ा रहे होते हैं उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता, यही वजह है, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हम कोई नई चीज पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग हमें ये बता रहा होता है, लेकिन कोई नई चीज नहीं है। ये वही है कि एक्स की वैल्यू आप डीएक्स अपॉन डी से निकालते थे, तो यहाँ पर U1 डैश की वैल्यू W1 अपॉन W से आ जाएगी, और U2 डैश की वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, W2 अपॉन W से, और अगर U3 डैश होगा तो W3 अपॉन W से। आई होप इट इज क्लियर। तो U1 डैश इक्वल टू W1 अपॉन W और U2 इक्वल टू W2 अपॉन W। उसके बाद अगर हम ये U1 डैश है डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, आपको पता है, एक सांप को लेकर आते हैं, एक सांप को लेकर आते हैं, वो वाले सांप नहीं जो यूनिवर्सिटी में मिलते हैं भाई, ये आस्तीन के सांप से बेहतर है। इंटीग्रल के क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रल लगाएंगे ताकि डेरिवेटिव से इंटीग्रल कैंसिल हो जाए और हमें सिर्फ U1 की वैल्यू मिल जाए। तो U1 डैश की जो भी वैल्यू आएगी उसको आप इंटीग्रेट करोगे U1 की वैल्यू के लिए, U2 डैश की जो भी वैल्यू आएगी उसको भी इंटीग्रेट करोगे U2 की वैल्यू के लिए, ठीक है।
और अगर अगर क्या तीन होंगे यानी U3 भी होगा तो उसको भी आप इंटीग्रेट करोगे। सिंपल चीज है ये। देखिए थर्ड ऑर्डर लीनियर भी आप कंसिडर करोगे तो वाई सी के अंदर जैसे C1 Y1 प्लस C2 Y2 था, अब क्या हो जाएगा C3 Y3 आ जाएगा। तो कोई जो है वो नॉट अ जो है बिग प्रॉब्लम। अब वाई पी में क्या आता है, U1 Y1 प्लस U2 Y2 था, तीसरी जगह क्या आ जाएगा U3 और Y3 आ जाएगा। और अब पहले डब्ल्यू डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट 2/2 का बहुत आसान होता है भाई, तो AD माइनस BC करके निकाल दो। लेकिन जो 3/3 का होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन वो भी आसानी होता है। अब आपको पता था 2/2 में पहले कॉलम में Y1 और Y1 का डेरिवेटिव, दूसरे कॉलम में Y2 और Y2 का डेरिवेटिव। अब मैंने आपको बताया था क्रैमर्स रूल में जब 3/3 के मैट्रिक्स आते थे तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते थे भाई, एक जगह एक कॉलम में एक्स के सारे कोफिशिएंट, दूसरे कॉलम में वाई के और तीसरे कॉलम में जेड के। तो इधर भी क्या होगा, जैसे पहले Y1 था एक कॉलम में Y1, फिर उसके नीचे Y1 का डेरिवेटिव, अब एक तीसरी भी आ गई तो Y1 का दो दफा डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी तरह दूसरे कॉलम में क्या होगा, सिंपल Y2 ऊपर रहेगा, उसके नीचे Y2 डैश आ जाएगा और उसके नीचे Y2 डबल डैश आ जाएगा। इसी तरह तीसरे कॉलम में क्या होगा बच्चों, Y3 ऊपर रहेगा, Y3 डैश आ जाएगा और उसके नीचे Y3 डबल डैश आ जाएगा। और इसमें भी वही कंडीशन लगेगी कि नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। और इसी तरह अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, W1 की बात करें, W1 में क्या हो रहा था, W1 में ये हो रहा था कि हम इक्वल टू के उस तरफ जो है कांस्टेंट x की जगह रख रहे थे और बाकी सब सेम रह रहा था। तो W1 में अब क्या हो जाएगा, जीरो और f(x) था, तो अब जीरो जीरो और सबसे लास्ट में आ जाएगा f(x). आई होप इट इज क्लियर। और फिर दूसरी लाइन में Y2 का डेरिवेटिव, Y2 डबल डेरिवेटिव, और तीसरी लाइन में Y3 डेरिवेटिव और Y3 डबल डेरिवेटिव। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल सेम, कोई जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई। तो चीजें अगर कॉन्सेप्ट से समझोगे, अननोन इंजीनियर से पढ़ोगे, मेरी वीडियोस को देखोगे, तो कभी भी तुम सवाल गलत नहीं करके आओगे। और अभी रुको रुको, क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है मेरे भाई, सवालात तो अभी करे ही नहीं है, और सवालात जो जब तक नहीं करोगे तो ये सारी बातें हवाई लगेंगी, ठीक है। W2 में क्या हो जाएगा, W2 में y की जगह y, हम W2 को क्या कंसिडर कर रहे हैं, y कंसिडर कर रहे हैं। और क्रैमर रूल में जब y का हम निकाल रहे होते थे, dy निकाल रहे होते तो dy में y की जगह कांस्टेंट आ जाते थे, तो इसके दरमियान में क्या आ जाएगा, जीरो जीरो f(x). और W3 को हम जो है वो DZ कंसिडर कर रहे हैं, तो Z के अंदर सारे कांस्टेंट आ जाएंगे, यानी जीरो जीरो f(x) और बाकी सब ऐसे ही रहेगा। अब U1 डैश यानी जिसको हम x की वैल्यू कंसिडर कर रहे थे, तो dx/d से निकालते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने dx को लिया हुआ W1 को और d को लिया हुआ W, यानी W1/W हो जाएगा। इसी तरह U2 डैश हम y को कंसिडर करते हैं, dy/d, dy यहाँ पर W2 है और d यहाँ पर W है, तो W2/W। इसी तरह U3 डैश को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं बच्चों, z कंसिडर कर रहे हैं। और z की वैल्यू क्रैमर रूल में किस तरह निकलती थी भाई, dz/d। तो यहाँ पर भी जो है वो U3 dz हमने किसको लिया हुआ, W3 को, और z जो d किसको लिया हुआ, W को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W3/W। आई होप क्या ये आप लोगों को क्लियर होगा। और फिर ये डैश आए, मैंने बताया कि डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए आप क्या लेकर आते हो, सांपों को लेकर आते हो। आस्तीन के सांप नहीं, यूनिवर्सिटी में मिलने वाले सांप नहीं, एक ऐसे सांप जो आपके बचपन से साथी हैं, जिसका नाम इंटीग्रेशन है, वो आप लोगे, इंटीग्रल लोगे, तो आपके पास जो है वो U1 सिंपल आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेटेजी हो गई, और सिर्फ इस स्ट्रेटेजीज है, सिर्फ इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप कोई भी सवाल लिटरली मैं बता रहा हूँ सॉल्व कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो वो अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, इसलिए जो है वो वीडियो स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। आ गया भाई सवाल, मैंने कहा था ना कि सबसे पहले जो है वो सवालात को हम बहुत अच्छे से देखेंगे। अच्छा, अब देखो, सॉल्व द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसने खुद बता दिया कि सेकंड ऑर्डर है, लेकिन कभी कभी क्या होगा आपको ये नहीं बताएगा, आपको खुद पता होना चाहिए। देखें यहाँ पे y की डबल डबल टाइम डेरिवेटिव हुआ है, तो जितने टाइम जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव हो रहा होता है उतना हम ऑर्डर बढ़ता जाता है। अगर 3 टाइम डेरिवेटिव होगा तो थर्ड ऑर्डर, 4 टाइम होगा तो फोर्थ ऑर्डर। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन डिग्री 1 ही रहेगी। डिग्री 1 क्यों रहेगी, क्योंकि वाई डबल डैश की जो पावर है वो 1 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए। अगर किसी ने मेरी ऑर्डर, डिग्री और लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है तो मेरी पुरानी वीडियो आप जाकर देखें, मैंने उस फुल कॉन्सेप्ट उसके अंदर समझाया कि लीनियर, नॉन लीनियर और जो है वो ऑर्डर और डिग्री किस तरह निकालते हैं। आओ जल्दी से शुरू करते हैं, बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब आपको जल्दी से रिवाइज करना होगा भाई, मैंने क्या बताया था कि वाई डबल डैश का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना होता है। अभी यहाँ पर 1 है नहीं है बच्चों, 4 है, तो क्या करेंगे भाई, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करवा देंगे, तो वाई डैश
प्लस का यहाँ हमारे पास 4 आ गया, ये देखो 9y इक्वल टू 1/4। और ये सी एस सी का मतलब कोसेक है भाई, इसको जो है वो कंफ्यूज मत होना, कोसेक 3x। ठीक हो गया। अब हम इसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन y डबल डैश प्लस ए वाई प्राइम प्लस बी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से कंपेयर करवाएंगे, तो हमारे पास जो है वो ए और बी कांस्टेंट है और एफ ऑफ एक्स जो है वो उस टाइप का कांस्टेंट है। अच्छा, अब वाई सी क्या था भाई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें हमें जो इक्वेशन है उसको होमोजीनियस बनाना होगा। अब मेरे प्यारे शागिर्दों, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है जिसके राइट साइड पर जीरो हो। क्या कहा मैंने? होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है, सिंपल सी बात है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिसके इक्वल टू के उस तरफ जीरो हो वो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। तो अभी यहाँ पर इक्वल टू के उस तरफ 1/4 CSC 3x है, तो इसको हम होमोजीनियस बनाने के लिए यहाँ पर जीरो कर देंगे, तो हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, वाई डबल डैश प्लस का 9y इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब मैं जो स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ शॉर्ट ट्रिक, वो ये है कि y इक्वल टू ई एम एक्स। अब आपको y को सपोज करना है ई एम एक्स, और हर सवाल में यूसी मेथड हो गया, ठीक है, कॉशी इंटीग्रल, और यहाँ पर भी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। कोई भी आप टॉपिक कर रहे हो इन तीनों में से, आप ये वाला जो है वो स्टेप फॉलो करोगे, y इक्वल टू ई एम एक्स करोगे, बस y इक्वल टू ई एम एक्स करोगे। क्यों होता है कि किस तरह नहीं होता? तो भाई जिसको अगर इसका जो है वो कॉन्सेप्ट चाहिए और वो विलिंग है इसको समझने के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन अभी प्लीज टाइम नहीं है और मुझे सारे के सारे क्वेश्चन करवाने जिसका मैंने आपसे वादा किया है। ठीक है, तो लेट y इक्वल टू ई एम एक्स और m जो है वो कांस्टेंट होगा। अब आप इसका पहला डेरिवेटिव लोगे तो e की पावर x का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, e का ई एक्स एज इट इज आ जाता है, और फिर डब्बे का डेरिवेटिव। अब डब्बे के अंदर एम एक्स है, एम कांस्टेंट है, और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो जो फाइनल डेरिवेटिव बनेगा एम ई एम एक्स बनेगा। इसी तरह वाई डबल प्राइम के अंदर भी ई एक्स एज इट इज रहता है, फिर डब्बे का डेरिवेटिव एम एक्स का डेरिवेटिव वापस से एम रहेगा, लेकिन पीछे भी एक एम मौजूद है, तो एम और एम मिलकर एम स्क्वायर हो जाएंगे और ई एम एक्स आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब आपने वाई डबल प्राइम भी निकाल लिया, वाई प्राइम भी निकाल लिया, अब आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो जो आपने होमोजीनियस इक्वेशन बनाई है। तो वाई डबल प्राइम एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस का 9 ई एम एक्स, क्योंकि 9 y था तो 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये भाई 9 लिखना नहीं भूल जाना खुदा के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आप ई एम एक्स कॉमन ले लोगे, और ई एम एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये आया ना कॉन्सेप्ट भाई, ये $1,000,000 का कॉन्सेप्ट है, अगर तुम ये समझ गए ना तो समझ लो तुम्हें मैथ में कोई नहीं हरा सकता। भाई आप देखो ई क्या है, ई एक ऊलर कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2.718। अब आप इसकी पावर में कोई भी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर पुट कर दो, कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, कोई भी टाइम लाइन के ऊपर, ये कभी भी जीरो नहीं देगा। और अगर अपने नॉन इंजीनियर की बात पर यकीन नहीं है तो करते रहो, पूरी जिंदगी पुट करके देखते रहो, और अगर ऐसा नहीं हो रहा, जीरो आ रहा है, तो मुझे आके बताओ, मैं अपने जो है वो नॉन इंजीनियर को गले से पकड़ लेना भाई, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ई एम एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमें तो होमोजीनियस चाहिए, होमोजीनियस हमें इक्वल टू जीरो करना है, तो ई एम एक्स को हम क्या कर देंगे बच्चों, निग्लेक्ट कर देंगे, और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू जीरो, और 9 उधर जाके माइनस का 9 हो गया। अब माइनस का 9 है, जब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो मैथ एरर आ जाता है भाई, यकीन नहीं आता तो कैलकुलेटर में लिख के देख लेना। वो जब उस मैथ एरर को खत्म करने के लिए एक जो है वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है, और उस कॉन्सेप्ट में जो है वो नेगेटिव को खत्म करने के लिए एक आई का नाम का जो है वेरिएबल था जिसका नाम आयोटा था, तो +-3 आयोटा आ गया। अब आओ फॉर्मूले के ऊपर, अब मैं बताता हूँ क्या होगा। देखो तीन केसेस हैं यहाँ पर। पहला देखो, अगर m1 m2 और m3 तुम्हारे रूट्स हैं, अभी m1 की वैल्यू क्या आई है तुम्हारे पास, m की वैल्यू आई है +-3 आयोटा, और 0 +-3 आयोटा एक ही बात है। ठीक है, तो अगर रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स हैं तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा, ये जो लिखा हुआ है, ये देखो जो हाईलाइट किया, ठीक है। लेकिन अभी हमारे रूट्स क्या रियल आए हैं? नहीं आए, हमारे रूट्स जो है वो दूसरे आए। अब दूसरा देखते हैं, आर रिपीटेड एंड रियल रूट्स, अगर रिपीट हो जाए, यानी M1 भी 1 आ गया, M2 भी 1 आ गया, या -1 आ गया, तो रिपीट होंगे, तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आपको मैं कॉन्सेप्ट देखो बताता जा रहा हूँ। अगर रूट कॉम्प्लेक्स आएंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और अभी अभी आप बताएं, आयोटा की वैल्यू जब भी आ जाती तो आंखें बंद करके आपको पता होना चाहिए भाई कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए हैं, तो अभी हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो आओ जल्दी से सवाल की तरफ चलते हैं।
अब यहाँ पे आप 0 ± 3 i कर दो, तो जो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो पहले लिखेंगे y = c1 y1 + 3 2y2। और यहाँ पर आप देख सकते हो e की पावर में mx और c1 cos m1x + c2 sin m1x। तो अभी आपके पास m जो है वो 0 ± 3 i था, तो जो है वो आपके पास आयोटा तो लेंगे नहीं, जो हमारे पास m = 0 हो जाएगा। m जो है वो m1 0 और m2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। भाई जो आयोटा के साथ कोफिशिएंट होता है उसको लिया जाता है सर, अगर आयोटा के साथ कुछ भी ना हो तो आप 1 लोगे, ठीक है। और अगर प्लस माइनस आयोटा है तो रियल पार्ट क्या लेंगे सर? तो मेरे भाई अकल के अंधो, तुम लोग को पता है ना कि 0 ± और प्लस माइनस आयोटा एक ही बात है, तो उस तरह लिख के रियल पार्ट को 0 कर देना। अभी यहाँ पर देखो रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब अभी हम रियल पार्ट 0 लेंगे। और ई की पावर में रियल पार्ट के साथ एक्स का प्रोडक्ट आता है, तो e0 × x हो जाएगा, e0 × x e0, और e की पावर 0 कोई भी नंबर दुनिया के अंदर जिसकी पावर में 0 आ जाए, या कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर में 0 आ जाए, तो उसका आंसर क्या होता है भाई? 1 हो जाता है। और जो आयोटा का कोफिशिएंट होगा वो कॉस के एंगल में आ जाएगा और साइन के एंगल में आ जाएगा। और c1 c2 ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये हमेशा कयामत तक चलते रहेंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो वाई सी किसके बराबर आ जाएगा भाई? c1 cos 3x प्लस का c2 sin 3x। और ये आपके पास यहाँ से अब अगर आप y1 निकालना चाहते हो तो c1 नहीं लिखोगे y1 के अंदर, यहाँ y2 के अंदर भी c2 नहीं लिखोगे, ठीक है। जो काम होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। जैसे c1 c2 में जाकर तुम सिर्फ काम बताते हो ना अपने, c1 c2 नहीं बताते, क्योंकि वो बताने वाली चीज ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही करना, y1 = cos 3x आ जाएगा और y2 = sin 3x आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा y1 y2 की वैल्यू किस तरह निकाली। अब आओ दोबारा दोबारा अपने उसी क्वेश्चन के ऊपर जहां से हमने होमोजीनियस बनाया था, अब हम नॉन होमोजीनियस से सॉल्व करेंगे। वो भी किसके लिए? वाईपी के लिए। वाईपी के लिए, वाईपी क्या था? पार्टिकुलर इंटीग्रल था मेरे भाई। और वाईपी किस तरह निकालना था? u1 y1 + u2 y2, ठीक है। सो आओ जल्दी से देखते हैं। अभी हमें u1 y1 के अंदर y1 भी मिल गया, y2 मिला है, लेकिन किसका मसला है? सिर्फ और सिर्फ u1 और u2 का मसला है। और वो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता चुका हूँ कि हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो आओ जल्दी से बिना डेडिकेशन के शुरू करते हैं भाई। अब f(x) यहाँ पर 1/4 cos 3x हो जाएगा, ठीक है। और आपको कोफिशिएंट जो है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव का 1 बनाना है, आप वो बना चुके हो पहले ही, ठीक है। तो आपको पता था W को किस तरह निकालना था, डिटर्मिनेंट की तरह बहुत डिटेल में बता दूंगा, अब डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आप y1 हमने क्या यहाँ पे ले लिया था? cos 3x आया था y1 का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा भाई? -3 sin 3x। तो नीचे y1 का डेरिवेटिव, और दूसरे कॉलम में क्या होता है? y2 हम क्या निकाल चुके हैं भाई? y2 हम क्या निकाल चुके हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी के अंदर से sin 3x, तो ऊपर sin 3x और नीचे उसका डेरिवेटिव। अब आप एडी माइनस बीसी करके डिटर्मिनेंट की तरीके से W की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3 आ गई। आई होप कि आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन आती होगी। अब W1 की बारी आएगी। W1 में बता चुका हूँ, हम उसको dx कंसिडर करते हैं, और जब dx कंसिडर करते हैं तो x की कॉलम के अंदर सारे कांस्टेंट की वैल्यू आती थी। तो अभी कांस्टेंट हमारे पास 0 और f(x) है। f(x) 1/4 cos 3x है। तो y1 और y1 डैश की जगह 0 और f(x) आ जाएगा, और y2 डैश एज इट इज रहेगा। तो 0 और 1/4 cos 3x हो गया, और y2 का sin 3x था, ठीक है। ऊपर निकाल चुके हैं, y2 डैश क्या हो जाएगा? 3 cos 3x हो जाएगा। फिर आप एडी माइनस बीसी से W1 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब W2 निकालोगे। W2 किस तरह निकालोगे भाई? W2 भी बता चुका हूँ कि y1 और y2 डैश की जगह 0 और f(x) आ जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पर आ गया, और y1 डैश ऐसे ही रहा, फिर W2 निकाल लिया। अच्छा, अब W1 W2 W3 आ गए। अब मैंने क्या बताया था? U1 डैश किस तरह आता है? W1/W से आता है। जैसे आप क्रैमर रूल में एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हो, तो W1 डैश इक्वल टू W1/W, और W1 और W की वैल्यू पुट करके U1 आ गया -1/12। लेकिन ये U1 डैश आया है, मैंने आपको बताया था हमें सिंपल U1 चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें YP का फॉर्मूला पता है कि U1 y1 + U2 y2 होता है, तो उधर U1 की जगह हमने पुट करना है। लेकिन यहाँ पर U1 डैश आए भाई, ये डायरेक्ट पुट मत कर देना अल्लाह के बंदे, वरना जो है ना सर से भी सुनोगे और फिर मुझसे भी सुनोगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे, सांप को इंट्रोड्यूस करवा दिए तुमने, ठीक है। और बार बार बता रहा हूँ, ये आस्तीन के सांप से बहुत बेहतर सांप है। अच्छा, अब U1 dx हो गया। अब -1/12 कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल लेंगे, तो जाहिर सी बात है वेरिएबल ही आ जाएगा, तो -1/12x आ गया। इसी तरह U2 डैश के लिए क्या होगा भैया? y की वैल्यू किस तरह निकालते थे क्रैमर रूल में? dy/d, तो W2/W, तो W2/W जब किया तुमने, U2 की वैल्यू आ गई cot 3x/12।
अब इसको आप इंटीग्रेट करो बोथ साइड के ऊपर इंटीग्रेट करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि U2 डैश है, और बार बार बता चुका हूं, हमें सिर्फ और सिर्फ U2 ही चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए भाई, U2 चाहिए। तो U2 के लिए हमने जो है वो इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कॉट 3x है, कॉट 3x को आप ऐसे लिख सकते हो ना, कॉस 3x डिवाइड बाय साइन 3x, इस तरह लिख सकते हो। और जब आपको पता है कि डिवाइड के इस तरह क्यों लिखा है अभी बताता हूँ। नीचे वाला जब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हुआ हो, यानी साइन का जो डिनोमिनेटर में साइन 3x का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर कॉस 3x में पड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज की कमी है भाई, 3 की कमी है, क्योंकि साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 कॉस 3x होगा। कॉस 3x तो मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ 3 चाहिए, तो क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे 3 से। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा कर हमने 3 ऊपर लेके आ गए। और आपको पता है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब ऊपर पड़ा हुआ होता है तो हम उसका इंटीग्रल कैसे लेते हैं भाई, ln के साथ डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं, यानी ln साइन 3x हो जाएगा। और मल्टीप्लाई और डिवाइड जो 3 से करवाया था, तो 1/12 को जब मल्टीप्लाई 3 से करवाओगे तो 1/36 हो जाएगा। तो U2 क्या आ गया भाई, ln साइन 3x डिवाइड बाय 36। अब YP के अंदर तुम पुट कर दो आराम से, YP के अंदर तुमने U1 Y1 प्लस U2 Y2 पूरा पुट कर दिया। लेकिन अभी भी पिक्चर अभी बाकी है भाई, अगर यहाँ तक छोड़ दिया तो समझ जाओ नंबर गए। y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई बी, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ये असल मुद्दा तुम्हारा। पहले तुमने यूसी मेथड से इस जनरल सॉल्यूशन को फाइंड किया था, अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से फाइंड कर रहे हो, अगले टॉपिक के अंदर कॉशी इंटीग्रल से फाइंड कर रहे हो गए, ठीक है। तो y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई बी, वाई सी की वैल्यू जो है वो ऊपर निकाल चुका, क्या आती, C1 cos x प्लस का C2 sin x 3x, ठीक है। और फिर उसके बाद yp की वैल्यू दोनों को मर्ज करके लिख दोगे, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप के ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और अगर अभी भी किसी को कोई दिए तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करे, आपका नॉन इंजीनियर बैठा है आपकी कोई भी सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर मैंने येलो से जो हाईलाइट की हुई, येलो पोर्शन क्या था, जो हमने किस तरह निकाला था बच्चों, वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह निकाला था, होमोजीनियस इक्वेशन से, होमोजीनियस बनाकर इक्वेशन को। तो जो येलो पार्ट है वो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, वो होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस पार्ट करना चाहिए सेटिस्फाई। और जो दूसरा वाईपी था, वाईपी को हमने किस तरह निकाला था, नॉन होमोजीनियस कर, तो ये नॉन होमोजीनियस पार्ट जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सेटिस्फाई करना चाहिए। और सॉल्यूशन के लिए ये दोनों बहुत जरूरी हैं कि ये दोनों सेटिस्फाई हो। आई होप इट इज क्लियर। आओ जल्दी से थोड़ा सा मुश्किल सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये 3 सवाल ही मैं करवाऊंगा अलग अलग तरीके के, और यही 3 सवाल करके आपको दुनिया का कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो भाई। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, वाई डबल डैश प्लस का 2y प्राइम प्लस वाई इक्वल टू ई माइनस एक्स एल एन एक्स बाई दी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। अब जल्दी जल्दी चलेंगे बिल्कुल, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, अब आपको खुद भी सोचना है, वीडियो पॉज करके पहले खुद कोशिश करो, ठीक है। वाई डैश प्लस, अब यहाँ पर देखो सर ने जो है वो 3 स्ट्रेटेजीज थी। पहली क्या, कि सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर बिल्कुल है। जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, डिग्री बिल्कुल 1 है, वाई डबल प्राइम की जो पावर है वो 1 भी है। और क्या होना चाहिए था, एक और तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, लीस्ट बट नॉट द लास्ट, कि वाई डबल प्राइम का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले से ही 1 बना हुआ है भाई, पका पकाया हलवा दे दिया, अब बस हमने उठा के खाना है, उसको गर्म भी कर दिया उसने, ठीक है। अच्छा, अब आओ क्या करते हैं, अब वाई सी क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके लिए हमने क्या बनाना होता है, अपनी इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना होता है। होमोजीनियस किस तरह बनती है बच्चों, इक्वल टू को उस तरफ 0 कर देंगे, तो वाई डबल डैश प्लस का 2y प्राइम प्लस का y इक्वल टू 0 हो गया। और मैंने आपको बताया था कयामत तक आप कोई भी मेथड यूज करो, लेकिन y को अपने क्या लेट करना है, e की पावर में mx लेट करना है, ठीक है। y इक्वल टू e की पावर में mx क्यों करना है सर, ये बिल्कुल आपको मैं वीडियो में बता दूंगा, अगर आप विलिंग हो सीखने के लिए तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो y इक्वल टू ई एम एक्स, वाई प्राइम इक्वल टू एम ई एम एक्स, और वाई डबल प्राइम इक्वल टू एम स्क्वायर ई एम एक्स हो जाएगा, ठीक है। आप वैल्यूज उसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुट करोगे, ई एम एक्स में आपको कॉमन लोगे, और मैंने आपको बता चुका हूँ कि ई एम एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, कोई भी आप वैल्यू पुट कर दो इन माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव तक, ये कभी भी वैल्यू 0 नहीं देगा, ठीक है। तो अगर यकीन नहीं आता तो करके देख लो, ठीक है। और ई एम एक्स नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 जब दे ही नहीं सकता तो ये होमोजीनियस तो नहीं हुआ ना बच्चे, हमें क्या चाहिए, हमें होमोजीनियस चाहिए, तो हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे और सिर्फ एम स्क्वायर प्लस 2m+1 कर देंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करी, -1 और -1 आ गए भाई, रूट्स आ गए। रूट्स कौन से आए, रूट्स रियल और रिपीटेड है, रूट्स रियल और रिपीटेड है, तो जल्दी से मैं फॉर्मूला लिस्ट में जाता हूँ। अब फॉर्मूला लिस्ट में मुझे कौन सी जो है वो बताई हुई है, कौन सा बताया हुआ है जो रिपीटेड और रियल, ये वाला फॉर्मूला भाई, ये देखो ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, E m1x प्लस का वो E m1x C1 + C2x प्लस का C3x स्क्वायर। तो आओ जल्दी से लगाते हैं। अभी हमारे पास m -1 और -1 है,
तो ई की पावर में क्या हो जाएगा बच्चों, C1 e-x प्लस का C2 x e-x। ठीक है, अगर e-x को कॉमन ले दो तो अंदर क्या बचेगा, C1 + C2x, वही बात हो गई। ठीक है, तो इसमें कोई परेशान नहीं होना। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं जल्दी से। अच्छा ये -1 है तो इसलिए -1 × x -x ही हो गया। अब y1 = e-x है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब मैं आपको बता चुका हूँ C1 के साथ जो होता है उसको हम y1 लेट करते हैं, C2 के साथ जो होता है उसको y2 लेट करते हैं, और इसी तरह C3 के साथ अगर कुछ होगा आगे सवालों में जो आने वाले हैं तो उसको हम क्या लेट करेंगे बच्चों, y3 लेट करेंगे। तो y1 और y2 हमने जल्दी से लेट कर लिया, x e-x y1 e-x हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमने लेट कर लिया ना y1 y2, अब हम आएंगे yp के ऊपर पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए नॉन होमोजीनियस बनाएंगे इक्वेशन को, यानी e-ln x को वापस लाएंगे और f ऑफ x को उसके बराबर रखकर w की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो w की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, क्रैमर रूल वापस से याद कर लो, y1 y1 डैश y2 y2 डैश। इसके लिए आपने डिटर्मिनेंट के तरीके से w निकाल लिया, w की वैल्यू आ गई e⁻²x। जब बेसिस सेम है तो पावर सेट हो जाएंगी e-x और e-x, तो e-2x हो गया। W1 के लिए क्या करोगे, x की जगह 0 पुट कर दोगे, 0 f ऑफ x, और y2 डैश इस तरह रहेगा। W1 आ गया यहाँ से तुम्हारा, सिंप्लीफाई करके माइनस का x e-2x ln x, और W2 में क्या करोगे, y वाले जो कॉलम था उसके अंदर क्या पुट कर दोगे, y 0 और f ऑफ x पुट कर दोगे जैसे क्रैमर रूल में करते थे। तो यहाँ से तुमने W निकाल लिया e-2x ln x। अब आपको पता है कि क्रैमर रूल में हम x y की वैल्यू dx/d करके निकाल देते, तो यहाँ u1 डैश की वैल्यू किस तरह निकालोगे, W1/W से। u1 डैश की वैल्यू आ गई, फिर u2 डैश की वैल्यू किस तरह आएगी, W2/W से। ठीक है, अच्छा पहले आप u1 डैश है तो इसको u1 बनाने के लिए क्या करोगे, फिर से साफ लोगे, साफ लिए तुमने x ln x। अब यहाँ पर जब पता है दो फंक्शन का जो है वो प्रोडक्ट होता है तो हम क्या करते हैं, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। आई होप कि इंटीग्रेशन आपको क्लियर होगी। उसके अंदर आप ये फॉर्मूला लगाओगे, u एज इट इज रहेगा, और v डैश v का जो है वो v का इंटीग्रल, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रल, और फिर u का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय v का इंटीग्रल, और फिर उसका होल इंटीग्रल। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। और इसके अंदर आप यू और वी किस तरह लेते हो भाई, यू और वी किस तरह लेते हो, इंटीग्रल जो है वो आइलेट रूल से लेते हो, इनवर्स, लोगरिथमिक, अर्थमेटिकल, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। इन जो जिस ऑर्डर में है तो उसमें आप यू कंसिडर कर रहे हो। तो अभी हमारे पास जो एक्स है, एक्स क्या है भाई, अर्थमेटिक है, और जो एल एन एक्स है वो लोगरिथमिक है। तो पहले आइलेट में लोगरिथमिक आ रहे हैं तो यू आप एल एन एक्स को लोगे और वी किसको लोगे, एक्स को लोगे, और फिर सिंपल फॉर्मूले में पुट करोगे वैल्यूज, आपके पास u1 आ जाएगा। तो u1 आपके पास आ गया माइनस का x² डिवाइड बाई 2 ln x प्लस x² डिवाइड बाई 4। अब u2 डैश किस तरह निकालोगे भाई, W2/W करके। u2 डैश आपके पास आ गया ln x। अब बहुत आसान हो गया, अब आपको फिर से इंटीग्रल लेना है। अब ln x के साथ कोई चीज नहीं है तो हम 1 को कंसिडर करवाएंगे बाय यूजिंग दी आइलेट रूल। आइलेट के अंदर इनवर्स, लोगरिथमिक, अर्थमेटिक। अब लोगरिथमिक आ रहा है पहले तो ln x इस दफा भी u होगा, और अर्थमेटिक 1 है तो v हमारे पास 1 हो जाएगा। फिर आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, u इंटू वी इंटीग्रल dx माइनस का होल इंटीग्रल u का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय v का इंटीग्रल, और फिर उसका होल इंटीग्रल वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास u2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x ln x माइनस एक्स। अब आपके पास u2 आ गया, u1 आ गया, y1 y2 आप yc यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल चुके, तो अब yp के अंदर बस पुट करना है। तो yp के अंदर हमने फॉर्मूलाज पुट, वो फॉर के अंदर हमने वैल्यूज पुट करी, वैल्यूज पुट करके हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमारे पास yp ये आ गया। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि सॉल्यूशन खत्म नहीं होता, जल्दबाजी में भाई उल्टी सीधा काम मत कर देना, खुदा के लिए हाथ जोड़ो। y का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी जो है वो हम पहले निकाल चुके हैं, और वाई पी दोनों को मर्ज करके लिख देंगे। अब जल्दी से एग्जाम्पल 3 के ऊपर चलते हैं भाई। अब क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया टेंजन एक्स, टेंजन एक्स आ गया, वही फॉर्म वही चीज पुट करेंगे। अब हमारे पास थर्ड ऑर्डर आ गया, पहले क्या था, सेकंड ऑर्डर था, अब थर्ड ऑर्डर आ गया तो वाई ट्रिपल प्राइम हो गया। यानी अब हमने m1 भी निकालना होगा, m2 भी निकालना होगा, और m3 भी निकालना होगा। तो y इक्वल टू ई एम एक्स पहले तो लेट कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, होमोजीनियस बनाकर y इक्वल टू ई एम एक्स, वाई प्राइम निकालोगे, फिर वाई डबल प्राइम निकालोगे। अब इस दफा वाई ट्रिपल प्राइम भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वाई ट्रिपल प्राइम मौजूद है सवाल में। हमने निकाले, वैल्यूज पुट करी, एम ई एम एक्स को फिर नॉट इक्वल टू 0 था इसको निगलेक्ट कर दिया, और सिर्फ क्या बचा, अब एम क्यू प्लस एम इक्वल टू 0। और यहाँ से आपने एम को कॉमन लेके एम जो है वो एम की एक वैल्यू रियल आ गई, 0 आ गई, और दूसरी वैल्यू इमेजनरी आ गई। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक रूट्स रियल है और एक रूट इमेजनरी है। रूट जो रियल वाला था उसके लिए क्या करते थे, C1 C1 e की पावर
एम एक्स, C1 e⁻mx, और जो दूसरा हमारे पास रूट है कॉम्प्लेक्स है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, e⁻mx कॉस C1 cos mx प्लस का C2 sin mx। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने पहले C1 y1 प्लस C2 y2, अब C3 y3 आएगा क्योंकि तीन रूट्स आए हमारे पास, ठीक है। तो C1 e⁻0x प्लस, ये इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया। अब e⁻0x ना, क्योंकि रियल पार्ट यहाँ पर क्या होगा, अभी पता है, 0 ± भी लिख सकते हो, तो रियल पार्ट 0, और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का हमने जो है वो कोफिशिएंट कंसिडर करना होता है, तो आयोटा का कोफिशिएंट अभी 1 है, तो इसलिए यहाँ पर हम कॉस mx के अंदर 1x और साइन 1x कर देंगे। तो यहाँ पे y1 की जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, y2 जो है वो, अच्छा अब y1 और y2 y3 किस तरह निकालते थे भाई, y1 का मैंने बताया था C1 का कोफिशिएंट, y2 C2 का कोफिशिएंट और y3 C3 का कोफिशिएंट। अब C1 का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो y1 1 आ गया, y2 क्या आ जाएगा cos x, और y3 क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा। अब आपने लेट कर लिए हैं, अब जल्दी से अब हम क्या करेंगे, अब हमने y1 y2 y3 वैल्यू निकाल ली, ये सारी पंचायत करके अब हमें निकालने u1 u2 u3। तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, उसके लिए क्या करते हैं, नॉन होमोजीनियस बनाते हैं इक्वेशन को, नॉन होमोजीनियस बना के टेंजेंट एक्स को वापस लाए और इसको एफ ऑफ एक्स के कंसिडर किया, और अब हम w निकालेंगे। अब हमने 3/3 का w पढ़ लिया था किस तरह निकालना है, अब तीन दो दफा डेरिवेटिव होगा, ठीक है। और पहला y1 1 था, तो y1 का डेरिवेटिव 0, फिर एक और 0, y2 cos x था, फिर उसके डेरिवेटिव लिए, y3 का लिए, और फिर एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता होगा, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। तो आपने डिटर्मिनेंट निकाला, w = 1 आ गया, ठीक है। अब W1 की बारी आएगी, W1 में लेके क्या करते थे, x की जगह कांस्टेंट की वैल्यू, तो आप 0 एफ ऑफ एक्स पुट कर रहे थे, एफ ऑफ एक्स हमेशा लार्ज में रहेगा, तो अब 0 0 एफ ऑफ एक्स 3 दफा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और y2 और y3 एज इट इज रहेंगे। W1 को भी आपने डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करके टेंजेंट एक्स वैल्यू निकाल ली। इसी तरह आप W2 में क्या करोगे, W2 के अंदर y वाली वैल्यू के अंदर, y वाले कॉलम के अंदर 0 0 एफ ऑफ एक्स पुट कर दिए, ये देखो यहाँ पर आ गया आपके पास एफ ऑफ एक्स टेंजेंट एक्स था, तो यहाँ पर देख सकते हो आप ये वाला, यहाँ 0 0 टेंजेंट एक्स आ गया, और बाकी y1 और y3 एज इट इज रहे। अब W3 के लिए क्या करेंगे भाई, W2 आपने साइन एक्स निकाल लिया, अब W3 के लिए क्या करोगे, Z वाली जगह पर क्रैमर रूल में आप क्या करते थे कि 0 कांस्टेंट लेते थे, तो अब यहाँ पर W3 की जगह y3, और y3 डैश और y3 डबल डैश की जगह 0 0 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और बाकी y1 और y2 सेम रहेंगे। फिर W3 की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब क्या करना होता है भाई, U1 डैश W1/W से निकलेगा, U1 डैश की वैल्यू निकाली, टेंजेंट एक्स आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें U1 डैश नहीं चाहिए, हमें U1 चाहिए, तो हम आस्तीन के सांपों को लेंगे, और टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आपको, टेंजेंट एक्स को आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में लिख सकते हो, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, साइन एक्स सिर्फ और सिर्फ माइनस की कमी है, तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, और आपके पास जो फाइनल आ जाएगा माइनस एल एन कॉस एक्स आ जाएगा। U2 की बात करें तो W2/W, इसके लिए भी माइनस को साइन एक्स अपॉन 1, W1 है, तो इसलिए जो जो हमारे पास W1 W2 W3 की वैल्यूज आई है वही U2 U1 U3 की वैल्यूज आ जाएंगी, वो डिनोमिनेटर में बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब माइनस का साइन एक्स था, इसको भाई आपने इंटीग्रेट किया, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है भाई, कॉस एक्स होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, तो माइनस पहले से मौजूद था, तो माइनस माइनस प्लस होकर U2 कॉस एक्स आ गया। U3 निकाला, अब U3 जो है वो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स था, इसको जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। अब साइन स्क्वायर एक्स आपको प्रॉपर्टी पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी हो सकती है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया इसकी जगह, एलसीएम ब्रेक किया, एलसीएम ब्रेक किया तो हमारे पास 1/cos x माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स आ गया, और सिंपल कॉस एक्स माइनस का सेक एक्स बचा। अब कॉस एक्स का इंटीग्रल तो साइन एक्स हो गया, अब सेक एक्स की थोड़ी मजबूरी है, अब आपने ऐसा करना होता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड उससे करवाओ जो उसका डेरिवेटिव हो, जैसे सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेंजेंट एक्स होता है, तो इन दोनों को प्लस करवा के ना मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो, देखो सेक एक्स टेन एक्स को प्लस करवाया और मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, क्यों करवाया वो आगे बता दूंगी। ये देखो sec x को आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x, और नीचे नीचे अगर आप देखो सिर्फ sec x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, sec x tan x का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है sec स्क्वायर एक्स, तो आप ln के साथ इन दोनों को लिख दोगे। यही वजह थी कि हमने क्या शॉर्ट ट्रिक लगाई थी, मेरी शॉर्ट ट्रिक याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि sec x का जो डेरिवेटिव है उन दोनों के सम को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो। sec x का डेरिवेटिव क्या था, टेंजेंट एक्स sec x, उन दोनों का सम क्या हो जाएगा sec x प्लस tan x, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो, और वहां से तुम्हारे पास सॉल्व हो जाएगा इंटीग्रल।
U3 आ गया, U1 U2 U3 आ गए, Y1 Y2 Y3 हम निकाल चुके थे, सबको YP के अंदर पुट करके YP की वैल्यू निकाल ली, और फिर जनरल सॉल्यूशन क्या कर दिया, Y इक्वल टू YC प्लस YP कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। आई होप ये क्लियर होगा। अब जल्दी से लीस्ट बट नॉट द लास्ट आखिरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैंने आपको बताया था कि ये सारे सवाल आप पढ़ लेते हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है फिर किसी भी बुक के प्रॉब्लम सॉल्व करने की, बुक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और हर में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो वाई ट्रिपल प्राइम प्लस वाई प्राइम इक्वल टू सी एस सी एक्स आ गया, वही करोगे लेट कर लोगे, होमोजीनियस बनाओगे, होमोजीनियस बनाकर वाई इक्वल टू ई एम एक्स लेट कर दोगे, वाई डबल प्राइम निकाला, वाई प्राइम निकाला, वाई ट्रिपल भी निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। वो आपने जो है वो पुट करके रूट्स निकाल दिए, ई एम एक्स नॉट इक्वल टू जीरो था, इसको निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको घर भेज दिया ई एम एक्स को, एम क्यूब प्लस एम बचा, उससे आपने जीरो और प्लस माइनस आयोटा सेम रूट्स आ गए जो पहले सवाल में थे। अब आपको पता है जीरो वाला जो रूट है वो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, C1 इंटू ई एक्स, C1 इंटू ई एक्स प्लस C2 इंटू एक्स, ठीक है। और जो इमेजनरी पार्ट होता है उसमें क्या लगता है, ई की पावर में एम एक्स, C1 कॉस एम एक्स और प्लस का C2 साइन एम एक्स, साइन एम एक्स, ठीक है। तो आप पहले जीरो के लिए तीन रूट्स आए तो तीन आएंगे, C1 Y1, C2 Y2 और C3 Y3, तो वाई सी की वैल्यू क्या होगी, C1 Y1 प्लस C2 Y2 प्लस C3 Y3, C1 Y1 की जगह C1 E इंटू जीरो एक्स आ गया, और ये आपने डायरेक्ट पुट कर दिया C2 कॉस एक्स और C3 साइन एक्स, ठीक है। तो वाई सी की वैल्यू ये आ गई C1 प्लस C2 कॉस एक्स प्लस C3 साइन एक्स। अब ये कहाँ से आई है बता चुका हूँ, जो इमेजनरी वाले थे उनकी उनके लिए आप ई की पावर में जीरो एक्स पुट करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट जीरो हो जाएगा, और आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो एंगल में कॉस के एंगल में जाता है, तो आयोटा का कोफिशिएंट वन है, तो cos 1 इंटू एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और sin 1 इंटू एक्स भी साइन एक्स हो जाएगा, और C1 C2 C3 तो एज इट इज आ जाएंगे। आई होप ये वाई सी की वैल्यू समझ आई होगी। अब इसमें से आप मैंने क्या बताया था भाई, C1 का जो कोफिशिएंट होता है वो Y1 होता है, C2 का जो होता है Y2 होता है, C2 का जो होता है Y2 होता है, और C3 का Y3 होता है, तो Y2 Y3 और Y1 की वैल्यूज निकालनी है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है भाई, U1 U2 U3 निकालना, वो किस तरह निकालते हैं, इक्वेशन को दोबारा से नॉन होमोजीनियस बनाते हैं। नॉन होमोजीनियस क्यों बनाते हैं, क्योंकि मेरे भाई मुझे पता है कि YP पार्टिकुलर इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो किस तरह निकलती है, U1 Y1 प्लस U2 Y2 प्लस U3 Y3, और U1 U2 U3 के लिए हमने ये काम करना होता है। तो नॉन होमोजीनियस बनाकर अब हम cos x को दोबारा लिया इक्वल टू के जीरो हटाकर, और एफ ऑफ एक्स हमने cos x जो है वो लेट किया, डब्ल्यू की वैल्यू निकाली, डिटर्मिनेंट 3/3, क्रैमर रूल वापस से रिवाइज कर दो, ठीक है। और फिर यहाँ y1 के को जो है वो y1 की कॉलम, y2 का कॉलम, y3 का कॉलम, w यहाँ से निकाल लिया। W1 के लिए क्या करोगे, x वाले कॉलम की जगह कांस्टेंट की वैल्यू जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स, टू का होता है तो जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स होता है, अभी थ्री है तो जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो W1 तुमने ऐसे करके यहाँ से निकाल लिया। W2 के लिए जो है वो बीच वाली Y2 वाली रो में जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और फिर यहाँ से तुम W2 निकाल लोगे। फिर W3 के लिए थर्ड वाला जो कॉलम है Y3 वाला, उसके अंदर जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, बाकी Y1 Y2 एज इट इज रहेंगे। यहाँ से W3 निकाल लिया। अब W1 W2 W3 आ गए, U1 डैश किस तरह निकालते हैं, W1/W, तो W1/W करके U1 कोसेक एक्स आ गया, लेकिन ये U1 डैश है, हमें चाहिए U1, हमें सिंपल U1 चाहिए, तो हमें पता है कि डेरिवेटिव का जो खत्म करने के लिए हम आस्तीन के सांप को ले आते हैं, और आस्तीन के सांप इंटीग्रल U1 इंटू डी एक्स कोसेक dx। अब मैंने आपको बताया था सेक एक्स का इंटीग्रल के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या थी, तो उसके डेरिवेटिव को जो उसका डेरिवेटिव होता है उसका सम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। अब कोसेक एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है, आपको पता है जितने भी सी वाले फंक्शन होते हैं उनके जो डेरिवेटिव आते हैं वो नेगेटिव में आते हैं, ठीक है। कोसेक एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, कॉस का माइनस साइन होता है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, और कोसेक का क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स और कोसेक एक्स। तो अभी आपको पता है कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस का कॉट एक्स और कोसेक एक्स। तो अभी देखें ऊपर हमने सम लिया था क्योंकि वहां पर नेगेटिव साइन नहीं था, और हमें पता है ये डेरिवेटिव हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अपनी प्यारी प्यारी खूबसूरत जो है वो टीचरों से पढ़ते आ रहे हैं कि सी वाले जितने भी फंक्शन है उनके डेरिवेटिव नेगेटिव में आते हैं। तो हमें पता है कि कोसेक का डेरिवेटिव नेगेटिव कॉट एक्स है, कोसेक एक्स है, तो अभी नेगेटिव हम क्या करेंगे, प्लस नहीं, अब हम जो है वो डिफरेंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, यानी कॉट एक्स कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। क्या कहा मैंने, मैं दोबारा बता देता हूँ भाई, सेक एक्स में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि उसके डेरिवेटिव को सम करके आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या था,
सेक एक्स टेन एक्स, तो आपने सेक एक्स प्लस टेन एक्स को मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी करवाया। लेकिन अब यहाँ पर कोसेक एक्स आ गया है, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी सी वाले फंक्शन है, कॉट हो गया, कॉस हो गया, कोसेक हो गया, उन तीनों के जो डेरिवेटिव होते हैं वो नेगेटिव में आते हैं। कॉस का माइनस साइन, कोसेक का माइनस का कॉट, माइनस का कॉट एक्स कोसेक एक्स, और कॉट का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो अभी कोसेक एक्स है तो हम प्लस से नहीं डिफरेंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, यानी कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या था भाई, माइनस का कॉट एक्स कोसेक एक्स। तो आप कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स से मल्टीप्लाई भी करवा दोगे और डिवाइड भी करवा दोगे। आई होप कि आपको शॉर्ट ट्रिक क्लियर होगी। ऊपर आप मल्टीप्लाई करवाओगे, अब मल्टीप्लाई करवा के आपके पास आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स डिवाइड बाय कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स। अब कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, बिल्कुल पड़ा हुआ है सर। कॉट है माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स पड़ा हुआ है, और माइनस का जो कॉट एक्स है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, बिल्कुल पड़ा हुआ है सर। कोसेक स्क्वायर एक्स पड़ा हुआ है। और जो है वो हम फिर क्या करेंगे, एल एन के साथ नीचे वाले डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे। यू वन की वैल्यू आ गई, यू टू क्या है, डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू माइनस का कॉट एक्स डिवाइड बाय वन, तो यू टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू टू डैश की माइनस का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉट को खोल दिया, माइनस को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और आपको पता है इसका इंटीग्रल जब लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो एल एन साइन एक्स आ जाएगा। यू थ्री में क्या है, यू थ्री माइनस वन अपॉन वन है, तो यू थ्री डैश ये वैल्यू माइनस वन आ गई, माइनस वन का इंटीग्रल लोगे तो क्या भाई वन, कोई कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब डेरिवेटिव वो लेते हैं इंटीग्रल तो फिर सिंपल वेरिएबल आ जाते तो माइनस एक्स आ गया। अब यू वन यू टू यू थ्री और वाई वन वाई टू वाई थ्री तीनों चीजें आ गई हैं, तो वाई पी के अंदर जल्दी से पुट करके वाई पी की वैल्यू निकाल ली, और फिर जनरल सॉल्यूशन के अंदर वाई इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, वाई सी पहले निकाल चुके हैं, वो हमने वाई सी प्लस वाई पी करके वाई की जो है वो हमने फॉर्मूला निकाल लिया। सो दिस इज द वीडियो ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दो, जो है ना, जो लाइक वाला बटन है उसके साथ खेलम खालियां करो, मुझे नहीं पता, बस लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई। बहुत मेहनत से तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा होता हूँ, सो प्लीज अपने भाई को सपोर्ट करो ताकि नॉन इंजीनियर तुम लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहे। और हाँ, एक और बात बताना भूल गया कि भाई वाई सी जो होता है वो किससे आता है, होमोजीनियस पार्ट से आता है, क्योंकि हम इक्वल टू जीरो रख के कर रहे होते हैं। और वाई पी किससे आता है, नॉन होमोजीनियस से आता है, क्योंकि हम उसमें इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर देते हैं, यानी जो भी हमारे पास इक्वल टू उस तरफ होता है उसको एफ ऑफ एक्स से इक्वल लेट कर लेते हैं। तो आपके पास जो पहला पार्ट होगा वाई सी वाला वो किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, होमोजीनियस पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो दूसरा वाई पी वाला पार्ट है वो किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, नॉन होमोजीनियस पार्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने नॉन इंजीनियर को इजाजत दे दी है। इसके बाद मैं डायनामिक्स के ऊपर वीडियोस लेकर आऊंगा, क्योंकि बच्चों को उसमें भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, और मैं नहीं चाहता कि बच्चे जो है वो डिप्रेस्ड हों पेपर्स के अंदर, क्योंकि आपका नॉन इंजीनियर अभी जिंदा है। ठीक है, तो दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करे पेपर्स के अंदर, मुझे भी करे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।